नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविदों और बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम जिस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं, किसी भी मनुष्य के संतुलित जीवन का आधार हो सकता है। आप आपस में कहते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा गंभीर, ये बड़ा सुलझा हुआ है। आज हम इस पर बातचीत आपसे करेंगे। क्यों कहते हैं हम कि ये व्यक्ति बड़ा सुलझा हुआ है, ये व्यक्ति बड़ा गंभीर है, इसके निर्णय बड़े परिपक्व होते हैं, ये बड़ा मैच्योर व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तमाम चीजें हैं जो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कहते हैं, आज इसमें हम चर्चा करेंगे क्यों क्यों कहते हैं। और इस सब के लिए एक शब्द हमने ढूंढा है जिस पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे, और वो है सहनशीलता। सहनशीलता क्या है, इस पे आज हम बातचीत करेंगे आपसे। सहनशीलता दो शब्दों से मिलकर बना है, सहन और शीलता। तो हम अगर दोनों शब्दों को डिफाइन करें तो हम समझ पाएंगे कि सहनशीलता एक गुण है। हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनैलिटी का एक गुण है सहनशीलता। आज उस पर बात करेंगे कि ये कैसे पैदा किया जा सकता है, सहनशीलता है क्या, सहनशीलता के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हम जिसे सहनशीलता समझते थे वो कुछ और भी हो सकता है, और जिसे जिसे कुछ और समझते थे वो सहनशीलता भी हो सकता है। इस सब पे विस्तृत चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। अगर हम सहन की बात करें, सहन माने बर्दाश्त करना। कब करता है आदमी बर्दाश्त? तब करता है जब परिस्थितियां उसके मनोभाव से थोड़ी सी अलग, उसके मानवीय मूल्य, उसके व्यक्तित्व, उसकी धारणाओं, उसकी मान्यताओं से कुछ अलग घट रहा हो, और उसमें आप भी इन्वॉल्व हो, यानी कि आप भी उस घटना के एक हिस्से हैं, और जो घट रहा है वो आपके मानवीय मूल्य, आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, उससे कुछ अलग घट रहा है। उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उसे किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, आप उसमें किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कितनी देर में कर रहे हैं, कितनी मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, कितनी परिपक्वता के साथ कर रहे हैं, ये सहन शक्ति बोला जाता है। इसे सहन शक्ति बोलते हैं। तो सहन शक्ति में दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी व्यक्ति की सहन शक्ति को आपको डिफाइन करना है तो उससे पहले दो शब्दों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो दो शब्द हैं धैर्य और संयम। धैर्य और संयम को हम जब डिफाइन करते हैं तो पहले हम धैर्य को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। धैर्य के बारे में बात करते हैं। धैर्य क्या है? आपने जनरली सुना होगा लोगों से कि धैर्य रख, पंजाबी बोले ठंड रख। क्यों धैर्य? धैर्य रख मतलब क्या? क्या मसला, क्या कहना चाह रहे हो आप? किसी व्यक्ति से कहते हो कि धैर्य रख, धैर्य से काम ले, तो ये किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति से आप कहते हो? उन परिस्थितियों में कहते हो जब कोई व्यक्ति के सामने कुछ ऐसा घट रहा है जो उसकी वैचारिक जो क्षमता है, जो उसकी वैचारिक सोच है, उससे कुछ अलग घट रहा है, और उसमें आक्रोश और गुस्सा आने के चांसेस हैं। आपको लगता है कि जो सामने घट रहा है निश्चित रूप से ये व्यक्ति इसमें गुस्सा करेगा, इसमें क्रोध करेगा, आवेश में आ जाएगा, आवेग में आ जाएगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं
तो आप कहते हो धैर्य रख, धैर्य से काम ले। या कोई शारीरिक ऐसा पेन हो रहा है जो बर्दाश्त होने से बाहर है, वो किसी के द्वारा नहीं है, नेचुरल भी हो सकता है। किसी माँ को, किसी पत्नी को, किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा भी हो सकती है, वो किसी ने तो नहीं दी है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर भी आप कहते हो ना धैर्य रख। लेकिन घटना घट रही है, घटना तो घट रही है, घटना घट रही है, और उसकी जो स्वाभाविक विचारधारा है, जो उसकी स्वाभाविक मानदशा है, मनोदशा है, उससे थोड़ा सा विपरीत है। उसे नहीं पता था कि इतना पेन होता है प्रसव पीड़ा में। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने मनोभाव से, अपनी कृत्य से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से आपको कष्ट देते हैं। और जब कष्ट देते हैं तो आपका जो कष्ट दे रहा है ना, वो आपके चेहरे पे प्रकट हो जाता है। आपका चेहरा बता देता है कि मैं कष्ट में हूँ, ये मुझे कष्ट दे रहा है, इसलिए मैं भी कष्ट में हूँ। आपका चेहरा बता देता है कि आप आवेग में हैं, आपका चेहरा बता देता है कि आप क्रोध आने वाला है। उस वक्त दूसरा व्यक्ति, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क कहता है कि धैर्य रख, घटने दे घटना, पूरी तो घटने दे घटना, रिजल्ट तो आने दे, संपूर्ण तो होने दे, कम से कम कुछ रुक जा, कुछ रुक के प्रतिक्रिया कर लेना। जो ये बात है ना, इसे कहते हैं धैर्य। अर्थात जो भी घटित है घटना, वो चाहे वो दूसरे के व्यक्ति के द्वारा हो या स्वयं अपने जीवन में कुछ घट रहा हो, उसमें जो ठहराव है, उसमें जो ठहराव की बात करते हैं हम, रुकने की बात करते हैं, उस रिजल्ट को पूरा होने की वेट करने की बात करते हैं, उसे हम धैर्य बोलते हैं। और दूसरा शब्द है संयम। संयम क्या है? जब कोई घटना घटी, आपके मस्तिष्क ने कहा, आपके हृदय ने कहा, आपके किसी अभिभावक ने कहा, आपके किसी हितैषी ने कहा कि धैर्य रख, आपने धैर्य रखा, यानी कि उस घटना को घटने दिया, यानी कि उस घटना के परिणाम को आने दिया। तो उस वक्त तक जो ठहराव है उसे धैर्य है। अब उस ठहराव के बाद जो आपने निश्चित किया कि अब मुझे क्या व्यवहार करना है, धैर्य के बाद मुझे क्या व्यवहार करना है, उस व्यवहार करने में जो ठहराव था और उस व्यवहार को, दोनों को मिला के जो पैदा होता है, उसे सहन शक्ति बोलते हैं। ये सहन शक्ति इन दोनों शब्दों और दोनों प्रक्रियाओं से मिलकर सहन शक्ति बनती है किसी भी मनुष्य की। तो फिर शीलता क्या है? अभी हमने बताया था कि सहनशीलता दो शब्दों से मिलकर बना है, सहन और शीलता। तो फिर शीलता क्या है? शीलता है कि ये जो प्रक्रिया आपने सहन शक्ति पैदा करने की बात की, आपने जो धैर्य रखे, ठहराव आपने रखा, आपने घटना का परिणाम आने दिया, आपने जो उसमें एक संयम के साथ अपना व्यवहार किया, इस सारे चीजों को मिला के जो गुण बनता है उसे बोलते हैं सहनशीलता। क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है कि सुबह से शाम तक आपके साथ घटनाएं घटती हैं, जो स्वाभाविक हैं, जो घटेंगी, जो प्रकृति का नियम है, जो नेचुरल है। बिल्कुल घटनाएं नहीं घटेंगी तो फिर जो परिवर्तन का नियम है, जो प्रति क्षण प्रति पल जो परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो सार्वभौम सत्य अगर कुछ है दुनिया में तो वो केवल परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन का हिस्सा है घटनाएं। ये घटनाएं घटेंगी सुबह से शाम तक। अगर जीवन है तो निश्चित रूप से कुछ घटनाएं घटेंगी सुबह से शाम तक। और जब घटनाएं घटती हैं तो वो, उसमें जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, या हम उसमें हैं, या हमारा कोई हित अनिहित उससे जुड़ा है, या हमारा कोई मान सम्मान उससे जुड़ा है, या हमारी विचारधारा उससे कुछ जुड़ी है, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है तो प्रतिक्रिया होगी। और जब हम प्रतिक्रिया तुरंत करते हैं
बिना सहनशीलता के करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, बिना धैर्य के करते हैं, अपना व्यवहार संयम से नहीं करते हैं, तो वो सिंपली प्रतिक्रिया हो जाती है। और यकीन मानिए, आप थोड़ा सा अगर बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से अगर आप महसूस करें, तो हमारा पूरा जीवन प्रतिक्रिया में ही जीता है। हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना धैर्य, अपना संयम कहाँ दिखाई देता है? हम सारा जीवन प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। जो कह रहा है कि मैं आज बहुत खुश हूं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, आज वो खुश है। लेकिन कभी उससे पूछे कि आप क्यों खुश हैं, आप क्यों दुखी हैं, आपको क्यों क्रोध आ गया, तो बताएगा कि आज उसने ऐसा किया, सुबह सुबह में जब घर से निकल रहा था या निकल रही थी, तो किसी ने कह दिया, अरे आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आज तो बड़े सुंदर कपड़े लग रहे हैं आपके, आज तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत निखर के आया है। बस हम खुश हो जाते हैं। और किसी ने घर से निकलते ही हमें कुछ टच कर दिया, किसी ने साइकिल, कपड़े अच्छे खूब पहन के निकले थे, किसी साइकिल वाले बच्चे ने आके टायर घुसा दिया, सारे कपड़े गंदे हो गए। किसी ने किसी कारणवश गाली दे दी, किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम उस व्यक्ति पर गुस्सा करने लगते हैं। अपना क्या है? प्रतिक्रिया हुई तो हम खुश हो गए, और प्रतिक्रिया हुई तो हम गुस्से में आ गए, हम क्रोध में आ गए। आपका अपना क्या है? तो सारे जीवन आप ध्यान से जरा सोचिए, ध्यान से देखिए कि हम पूरे जीवन प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, कि दूसरे लोग क्या करते हैं हमारे साथ, समाज क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे साथी मित्र क्या करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट बॉस क्या करते हैं, उन सब जो वो कुछ करते हैं उनकी प्रतिक्रिया में सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम नहीं हो जाती, बचपन से बुढ़ापा हो जाता है, पूरा जीवन हो जाता है प्रतिक्रियाओं में जीते। क्या ये उचित है? हम तमाम जीवन प्रतिक्रियाओं में जिए, ये क्या उचित है? क्या वास्तव में ये जीवन है? नहीं, ये जीवन नहीं है दोस्तों, ये जीवन हो ही नहीं सकता। हम प्रतिक्रियाओं में जीना हमें छोड़ना पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर सहनशीलता, यानी कि कुछ भी घटे उसे हम धैर्य के साथ, ठहराव के साथ होने दें, फिर होने के बाद उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण के बाद अपना व्यवहार करें, यानी कि संयम के साथ अपना व्यवहार करें, और तब वो क्रिया होगी, तब वो प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब आप क्रिया में जिएंगे तो एक ऐसा जीवन जिएंगे जो आपका जीवन है, जो आपने निर्धारित किया है, जो आप जी रहे हो। खुशी आपकी है, दुख आपका है। आज क्या है? आज ये है, ना दुख आपका है ना खुशी आपकी है। कोई आपको खुश कर जाता है तो आप खुश हो जाते हो, कोई आपको दुखी कर जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। आपको को कुछ गाली दे जाता है तो आप क्रोधित हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। आपको आपको कोई अच्छा कह जाता है, कुछ अच्छा कमेंट कर जाता है तो आप प्रसन्न हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो। तो ये जीवन आपका कहाँ है? ये तो प्रतिक्रियाओं का जीवन। और जब प्रतिक्रियाओं का जीवन है तो आपका जीवन कहाँ रहा है? दूसरे ने जो कुछ किया उसके प्रतिक्रिया में जो आप जीवन जी रहे हो, जो आप कह रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो प्रकट कर रहे हो, सब आपका कहाँ है? वो तो प्रतिक्रिया मात्र। उस प्रतिक्रिया से बाहर निकलने का एक ही रास्ता, और वो है कि हम सहनशीलता हम में होनी चाहिए, हम सहनशील व्यक्ति होने चाहिए। आप पता नहीं मेरी बात से सहमत है या नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम पूरा जीवन प्रतिक्रियाओं में ही जीते हैं। हमारा अपनी अपनी लाइफ जीने का हमें स्किल नहीं सिखाई गई। हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारी शिक्षा इस तरह की नहीं है कि हमें क्रियाओं में या जीने की आदत बनाई जाए, क्रिया में जीने का सिखाया जाए कि क्रिया में कैसे जीते। हम प्रतिक्रियाओं में जीते। एक छोटी सी
कहानी से मैं थोड़ा सा आपको हाँ बताना चाहता हूँ कि सहनशीलता है क्या। आपने कभी किसी लोहार को देखा है? किसी लोहे को पीटते हो, जब वो कोई आकृति देना चाहता है तो ये 3 पार्ट हैं उसमें। आपने कभी ध्यान से अगर देखा हो, एक पार्ट है निहानी, यानी कि जो बेस है उसे निहानी बोलते हैं। डिफरेंट भाषाओं में डिफरेंट कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो मोटा सा जो लोहे का आकार होता है, घन भी बोलते हैं उसे, कि वो जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है, उतना ही ऊंचा होता है। अच्छा मोटा तकड़ा पीस होता है लोहे। दूसरा आइटम होता है जो उस पे जिसका जिसकी पिटाई हो रही है, जिसका निर्माण हो रहा है। और तीसरा पार्ट है उस हथौड़े का जो उसे शेप देने की कोशिश कर रहा है। अब जरा देखिए, आपने अगर ध्यान से देखा हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो शुरू में जो वो पीस है जो निहानी और हथौड़े के बीच है, उस पे हथौड़ा पूरी ताकत के साथ वार करता है। पहला जो वार है हथौड़े का, वो बहुत प्रहार जो है वो बहुत सबल होता है, बहुत मजबूत होता है। वो प्रहार करके देखना चाहता है कि निहानी क्या रिएक्ट करती है। जो बेस है इस आदमी का, जो बेस है जिस पे रख के ये मैं इसकी पिटाई करना चाहता हूं, इसे शेप देना चाहता हूं, उसका क्या रिएक्शन। पूरी ताकत के साथ हथौड़ा अपना वार करता है। निहानी टस से मस नहीं होती। हथौड़ा फिर और पूरी ताकत से उस पर वार करता है, और फिर निहानी टस से मस होती। वो हल्की सी प्रतिक्रिया देती, ऐसी प्रतिक्रिया देती है जैसे वो ऑब्जर्व कर रही हो कि तेरा वार कितना जबरदस्त। और आपने ध्यान दिया होगा कि धीरे 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 हथौड़ा का जो वार है वो कमजोर पड़ता जाता है, और निहानी जो आधार है, जो घन है, वो वैसे ही मुस्कुराता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच हथौड़े की चोट, यानी कि इस समाज, इस दुनिया, इस सब का जो हमारे खिलाफ प्रतिक्रिया है, जो वो हमसे प्रतिक्रिया चाहते हैं, जो क्रिया है उनकी, वो उसके बीच और हमारी सहनशीलता के बीच, यानी कि निहानी के बीच और हथौड़े के बीच जो ये खेल है कि एक व्यक्ति एक पूरी जान से प्रतिक्रिया की आशा रख रहा है कि मैं जितनी जोर से वार करूंगा शायद निहानी उतनी ही प्रतिक्रिया करेगी, और जब वो प्रतिक्रिया नहीं करती तो एक सुंदर से शेप, एक सुंदर से प्रोडक्ट का निर्माण होता है, एक सुंदर सा प्रोडक्ट बन जाता है। और हथौड़ा जो बहुत ताकत के साथ अपना वार कर रहा था, वो धीरे 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 अपना वार हल्का कर देता, इस पे तो असर ही नहीं होता। दोस्तों सेम आपकी लाइफ में ये समाज, ये दुनिया, ये सब आपको पूरा उकसाती है, जो कर सकती है वो करती है ताकि आपकी तरफ से प्रतिक्रिया है। और अगर प्रतिक्रिया नहीं आती, आप संयत बने रहते हैं, आप धैर्य रखते हैं, आप सहनशील बन जाते हैं, तो यकीन मानिए जिस तरह हथौड़े और निहानी के बीच में एक सुंदर सा प्रोडक्ट निकल के आता है, वैसे ही सुंदर सा विचार आपके मन में निकल के आता है। जब आप उसे प्रकट करते हो तो उतना ही सुंदर होता है जितना हथौड़े और निहानी के बीच में लोहे से सुंदर कोई आकृति बनती है, कोई प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही आपका विचार निकलता है जो बहुत सुंदर होता है, जो बहुत सार्थक होता है, जो बहुत सुंदर होता है, बहुत सार्थक होता है। ऐसा विचार निकल के आता है। मैं जस्ट एक उदाहरण आपको देके ये प्रयास किया कि आप समझें कि सहनशीलता और प्रतिक्रिया के बीच क्या अंतर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक मेरा मतभेद है
या मेरा अपना एक विचार है, आप सहमत होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि आप मेरी बात से सहमत हों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक अंकुरण मैं जरूर करना चाहता हूं, मैं एक अंकुरण चाहता हूं आपके विचारों में, इसलिए उस अंकुरण की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा है कि कोई आपके एक गाल पे अगर चाटा लगाता है तो दूसरा गाल उसके सामने कर दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और अगर सहमत भी हूं तो मैं उस व्यक्ति के लिए सहमत हूं जो असमर्थ है, मैं उस व्यक्ति के लिए सहमत हूं जो असहाय है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है। वो दूसरा गाल करने के अलावा उसके पास चारा नहीं है कुछ, तो दूसरा गाल करेगा ही, इसके अलावा चारा क्या है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसका भाव क्या है। अगर उसका भाव निश्चित रूप से हमारे अनहित का है, उसका भाव हमें अपमानित करने का है, उसका भाव कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे हित में नहीं है, तो हमें प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। अगर हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो सहनशीलता नहीं है, वो कायरता है। और कायरता दो ही तरह से संभव है। एक तो जो पहली बात हमने कहा, कोई व्यक्ति असहाय है, अगर कोई व्यक्ति असहाय है और उसमें कुछ प्रतिक्रिया करने का दम ही नहीं है तो निश्चित रूप से क्या प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, आप विचारवान हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रतिक्रिया करेंगे। अभी अगर हाल का ही, बहुत हाल का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, चाइना जो कुछ हमारी सीमाओं पर कर रहा है, क्या हम 62 की तरह शांत होकर बैठ जाएं? बहुत सारा एरिया जो उसने अपने कब्जे में ले लिया उसे दे के बैठ जाएं? ये सहनशीलता कहलाएगी? कभी नहीं कहलाएगी। सहनशीलता ये कहलाएगी जो हमने किया, हमने उसे ऑब्जर्व किया, हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया, ये क्या चाहता है, इसकी नीयत क्या है, उसके हिसाब से सब कुछ अरेंजमेंट किया, डिस्कशन के टेबल पे लेके आए, डिस्कशन चल रहा है, सम्मानजनक तरीके से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले। अर्थात मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई संप्रदाय, कोई समुदाय, कोई देश आपके खिलाफ अगर कुछ भी करता है तो उसे विश्लेषण के आधार पे हमें ये तय करना पड़ेगा, धैर्य के साथ ये तय करना पड़ेगा, संयम के साथ वो व्यवहार करना पड़ेगा कि हम उसकी जो जवाब है वो क्रिया में दे सकें, प्रतिक्रिया में ना दे सकें। अर्थात प्रतिक्रिया में जो आवेग आता है, जो गुस्सा आता है, जो क्रोध आता है, उससे मुक्त होकर हम जवाब दे सकते। तो कायरता और सहनशीलता में अंतर समझना होगा तमाम लोगों को। अगर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ये जानते हुए भी कि ये जो इसकी क्रिया है हमारे खिलाफ है, हमारे मान सम्मान के खिलाफ है, हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसकी भी प्रतिक्रिया नहीं करता, उसका भी जवाब नहीं देता, तो वो सहनशील व्यक्ति नहीं है, वो कायर व्यक्ति है, और हमें कायर नहीं बनना है। इसलिए सहनशीलता और कायर का जो अंतर है वो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए। कुछ तत्व हैं, कुछ चीजें हैं जो उनका समावेश करके हम अपनी लाइफ में सहनशीलता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के, जनरली हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अगर सपोज हम कहते हैं कि आप जरा इसका विश्लेषण कीजिए, तो यकीन मानिए हमें उनकी कमियां ही गिनाने लगते हैं, उसके दोष ही देखते हैं। ये हमारी सोच में पैदा कर दिया गया है कि हम किसी व्यक्ति का गुण नहीं देखते, उसका अवगुण देखते हैं। जब विश्लेषण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका अवगुण क्या है। तो हमें दूसरों के दोष में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अवलोकन करना ठीक है, लेकिन उसके दोष के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करना चाहिए। उसके गुणों को भी देखना चाहिए, केवल दोषों को नहीं देखना चाहिए।
दूसरे लोगों को क्षमा करने की शक्ति हमें होनी चाहिए। ईसा मसीह की तरह मरते वक्त भी कह रहा है कि हे ईश्वर, इन लोगों को माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आगे की बात कह गया, वो कहता है कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और कहता है कि तुम्हारा आभार, तुम्हारा सबका आभार, क्योंकि तुमने मेरे और ईश्वर के बीच में जो एक रेखा थी उसे मिटा दिया। अब तक ईश्वर और मेरे बीच में एक रेखा थी, उसे मिटाने वाले आप ही सब लोग हो। इस शरीर से छुड़ा के मुझे, ऐसा दृष्टिकोण भी हो सकता है। क्षमा का दृष्टिकोण होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसी ने भी आपकी लाइफ में दृश्य अदृश्य, जाने अनजाने, जिसने भी कुछ किया है, वो सिंपली एक दाई से लेके, एक नर्स से लेके जिसने आपको पैदा किया, और उस व्यक्ति तक जो आपका दाह संस्कार कराता है, जो आपका अंतिम संस्कार कराता है, उन सबके प्रति हजारों लाखों लोग, तो ये पूरी प्रकृति सब हमारे जीवन में आती है, जो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ देती है। उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, अहिंसक का भाव होना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि आप कभी पशु को और किसी को मार के खा जाते हैं? आपने कभी सोचा कि मुझे कोई मार के खाने लगे तो मुझे कैसा लगेगा? और अहिंसक शब्द यहीं तक नहीं रुकता। अहिंसक शब्द तो विचारों के व्यवहार से भी, अगर किसी को आप कष्ट देते हो वो भी हिंसक है। केवल किसी को मार के खा जाना हिंसक नहीं है, बल्कि अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से अगर किसी को आप कष्ट देते हो वो भी हिंसा। उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबके प्रति एक समभाव, करुणा का भाव होना चाहिए। सबके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। अगर ये गुण हम समावेश अपने व्यक्तित्व में करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम सहनशीलता पैदा कर सकते हैं, सहनशीलता का गुण पैदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो जिस शब्द पे हमने आज चर्चा और परिचर्चा करने की कोशिश की थी उसे आपने समझा होगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण के साथ एक अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने जरूर सुना। भारतवर्ष में आप रहते हैं और लौह पुरुष का नाम ना सुना हो, ये कैसे संभव? एक बार बचपन में उन्हें एक फोड़ा हो गया। पहले ये एलोपैथिक के डॉक्टर नहीं थे चीर फाड़ करके ठीक करने वाले, पहले तो गांव का देसी इलाज था। जब उन्होंने किसी को दिखाया तो किसी ने कहा कि उसमें गरम जो लोहे की छड़ होती है उसे लाल करके गरम करके उस फोड़े पे लगानी पड़ेगी। शायद वो एंटीसेप्टिक करने का एक तरीका था कि लोहे को अगर बहुत तेज गर्म कर दें, पूरी तरह से गर्म कर दें, तो उसमें जो जीवाणु है सब नष्ट हो जाते हैं और उसे फोड़े को फाड़ा जा सकता है, उसे फोड़ा जा सकता है। जब उनके पिता लेके गए उसके पास जो इस तरह का ट्रीटमेंट करता था तो उसने कहा ये बच्चा है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन पटेल ने कहा कि नहीं, ये फोड़ा है, आप करिए जो कुछ करना है। और वही ट्रीटमेंट किया गया। लोहे की छड़ को पूरा लाल गरम करके और उस फोड़े पे लगा दिया गया। फोड़ा फूट गया, उसमें जो भी कुछ मवाद थी, जो भी कुछ था, वो सब बाहर निकल आया। पटेल जू पे तू बैठे रहे, हिले नहीं। जो भी अंग था जिसमें फोड़ा था उसे हिलाया नहीं। क्यों हुआ ऐसा? मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि वो किसी की प्रतिक्रिया नहीं थी, और अगर कोई भी घटना घट रही थी तो उसमें ये साफ था कि ये इसमें मेरा हित है।
इसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। मुझे अपमानित करने के लिए नहीं किया जा रहा है, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं किया जा रहा है, मुझे ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो जब इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं और हम उसे बर्दाश्त करते हैं, उसे सहन शक्ति कहते हैं, उसे सहनशीलता कहते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर लोह पुरुष को कोई लाल छड़ से मारने के लिए आता तो क्या लोह पुरुष वही सब प्रतिक्रिया करते, वही व्यवहार करते जो व्यवहार जो है उन्होंने उस समय किया? नहीं करते। निश्चित रूप से उसका विरोध करते, युद्ध करते, लड़ते, मरते, अपनी जान बचाने की कोशिश करते, पूरा विरोध करते। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको ये बताना चाहता हूं कि सहनशीलता को कायरता मत मान लेना। अगले व्यक्ति का भाव क्या है वो आपको पहचानना बहुत आवश्यक है। उसका भाव आपके हित में है। हम माँ बाप भी डांटते हैं ना आपको, आप प्रतिक्रिया करते हो। आपका शिक्षक आपको पीटता भी है, आप उसकी प्रतिक्रिया करते हो? नहीं करते हो, निश्चित रूप से नहीं करते। और नहीं करते हो तो इसलिए नहीं करते हो कि जो परिणाम होगा, उस घटना का परिणाम होगा, वो हमारे हित में होगा, इसलिए नहीं करते। अगर आप लगता है कि इसका परिणाम हमारे हित में नहीं होगा और ये इंटेंशनली जो है मुझे कष्ट देने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाना चाहिए। नहीं करते हैं तो वो कायरता है। इसलिए कायरता और सहनशीलता में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के भी मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकता है। हाँ, एक सूचना मैं जरूर देना चाहता हूँ कि शुक्र को 14 तारीख को हम किसी वजह से जो है इंटरनेट ना होने की वजह से या कुछ गड़बड़ थी पूरे सिस्टम में, हम लाइव सेशन नहीं कर पाए थे। इसलिए अगले दिन 15 अगस्त को हमने उसे लाइव सेशन के रूप में डाल दिया था। तो जो हमारा विषय था अनुगूंज, एक बहुत ही हृदय का विषय था, एक बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील विषय था। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो अभी उसे लाइव सेशन के रूप में उसमें देख सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग करके हमने उसमें डाल दिया था। आज के उसमें या आपने जो पिछला सेशन था उससे संबंधित अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो वो हमसे पूछ सकता है। हम पूरा कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का, आपका आंसर करने का। आप सब लोगों ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार। कमेंट आई है कि अशोक सर का व्याख्यान किसी महात्मा के प्रवचन जैसा है, बहुत सुंदर प्रस्तुति है, ये कब तक चलेगा? हेलो, किसी ने पूछा है कि मेरा जो सेशन है वो महात्माओं जैसा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने एक दिन आपको उपदेश और सैद्धांतिक उपदेश में अंतर बताया था। उपदेश वो हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी सत्यता साबित नहीं हुई है। जैसे बहुत सारे संत ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जो स्वर्ग की कल्पना है वो सब उनसे भरपूर है जो हमें जिंदगी में नहीं मिलते। जैसे मान लो बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता तो वहाँ विभिन्न प्रकार के खाने मिलते हैं। हमें मान लो सोना यहाँ नहीं मिलता है तो वहाँ सिंहासन भी सोने के होते हैं, पलंग भी सोने के होते हैं। वो सब कल्पनाएं हैं जो हमें जीवन में जिनका अभाव रहता है, उन सब कल्पनाओं को उसमें स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया है। और केवल स्वर्ग की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो जन्नत को की कल्पना की है वो भी सब उनसे भरपूर कर दिया है जो उन्हें जीवन में नहीं मिलता।
तो माफ करना, मैं साधु और संत नहीं बनना चाहता, मैं एक समाज सुधारक के रूप में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में हम कुछ ऐसा पैदा करें, शिक्षा में कुछ ऐसा काम करें जिससे जो है अगली पीढ़ी जो का निर्माण हो वो मानवता से भरा हो, मानवीय गुणों से भरपूर हो, ऐसा मेरा सोचना है। मैं इस तरह का प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए ज्यादातर जितने शब्दों पे भी मैं बात करता हूँ, मैं जिन शब्दों को समावेश करना चाहता हूँ शिक्षा और शिक्षक में, वो सब एक बेहतर पीढ़ी के लिए जरूरी मैं समझता हूँ, इसलिए उन पे बात करता हूँ। आज जैसे आज के सेशन में मैंने जो मुख्य उदाहरण दिया, जो मुख्य बात में मैं कहना चाहता था, मैं कहना चाहता था कि हमें सहनशील तो बहुत अच्छी बात है, हमें बनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमें सहनशीलता की ओर में कायर नहीं बनना है। ये नहीं बनना है, इतिहास गवाह है इस बात का कि हम कायर बने तो हजारों वर्ष गुलाम रहे। हम कायर बने तो विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों को लोग हम पे आके तरह तरह के अन्याय करते थे, सब लूट के ले गए। वो कायरता नहीं हमें ओढ़नी है। सहनशील बनने का अर्थ ये है कि हम विवेकपूर्ण, धैर्य के साथ, संयम के साथ अपना निर्णय करें, लेकिन हम किसी भी कीमत पे जो है सहनशीलता की आड़ में अपने को कायर ना बनाएं। ये संदेश मैं देना चाहता था मुख्य रूप से अपने शिक्षकों को, शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों को, अगली पीढ़ी को ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी चाइना का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि हम कायर बनते तो 62 की तरह बहुत सारी जमीन जो चीन ने कब्जा ली है उसे आज तक नहीं छुटा पाए। लेकिन इस बार जिस तरह का हमने जवाब दिया, संयम के साथ, धैर्य के साथ, सोच विचार के साथ, सहनशीलता के साथ, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और ऐसा ही जवाब दिया जाना चाहिए। परिणाम जो कुछ हो वो सब अलग मसला है, लेकिन हमें सहनशीलता के साथ जब हम जवाब देते हैं, हम अपनी क्रिया करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, तो निश्चित रूप से वो मैच्योर होती है और निश्चित रूप से वो हमारे हित में होती है। वो हमारे हित साधते हुए प्रतिक्रिया को क्रिया में बदल देती है। इसलिए दोस्त, जो आपने कहा कि मेरा व्याख्यान हो महात्माओं की तरह है, नहीं, मैं महात्मा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। महात्मा इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षकों के बीच हूँ और शिक्षकों के द्वारा अगली पीढ़ी का बेहतर निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर एक मेरा सवाल है। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मेरा सवाल है, जैसे मैं सॉरी कि मैं आपका सेशन शुरू से नहीं सुन पाया, मैं अचानक से मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। हाँ। तो मैं जस्ट जुड़ा और लास्ट वाले कुछ 2-4 लाइन में सुना हूँ, तो मैं उससे एक मेरा सवाल है कि जैसे आपने बताया कि सहनशीलता में कायरता नहीं होनी चाहिए, हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे नजदीकी हैं, अगर उनका कुछ व्यवहार या उनकी कोई चीजें जो हैं अगर मुझे लगती हैं कि हाँ ये चीज नहीं है, तो मतलब थोड़ी सहनशीलता के साथ तो पहले लोग उसको सहन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मतलब थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वो हमारी सहनशीलता को जब कायरता समझने लगते हैं, या यूं कहूं कि जब हमारी जब उनकी वो चीजें बढ़ने लगती है, तो फिर जब विरोध करने पर वो एक क्या बोल सकते हैं, वो एक विध्वंस का रूप ले लेता है, बहुत झगड़ा टाइप की चीजें होने लगती हैं और हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। तो इस संबंध में हमें किस तरह से उसका विरोध करना चाहिए या किस तरह से उस सिचुएशन में काम करना चाहिए, इस संदर्भ में आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा। मान्यवर, आपको आज एक हमने उदाहरण दिया। योर गुड नेम? सर मेरा नाम सूर्य प्रकाश है सर, मैं गया बिहार में शिक्षक हूँ। ओके सूर्य प्रकाश जी, आज हमने एक उदाहरण दिया था। हमने दिया था कि जब हथौड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ चोट करता है उस प्रोडक्ट पे जो निहानी के और उसके बीच में है, तो आप क्या समझते हो कि निहानी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती? करती है, लेकिन वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करती कि जितनी जोर से हथौड़ा अपने चोट लगा रहा है उतनी ही प्रतिक्रिया निहानी नहीं करती। जो बेस है, जो घन है, वो नहीं करता है। हाँ, प्रतिक्रिया तो करती है।
प्रतिक्रिया करती है तो वो प्रतिक्रिया ये बताती है उस हथौड़े को कि जो तेरी चोट से उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, तू क्या चाहता है तेरी सोच से भी अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं तेरी सोच और तेरी चोट दोनों से भिज्ञ हूं, मैं जानती हूं। लेकिन मैं प्रतिक्रिया उतनी ही तेज नहीं कर रही, उतनी ही विपरीत दिशा में नहीं कर रही जो तू मेरे से आशा रखता है, लेकिन एहसास तो कराती है कि नहीं, मुझे एहसास तो है। इसी तरह आपके सामाजिक जो व्यवहार हैं उसमें कोई व्यक्ति आपके खिलाफ अगर इस तरह की बातें करता है, आपको अपमानित करने की कोशिश करता है, आपका अनित करने की कोशिश करता है, तो सहनशीलता के साथ उसका जवाब दे देना, लेकिन प्रतिक्रिया दर्ज जरूर करा देना। जैसे नेहानी भी प्रतिक्रिया दर्ज कराती है, आप भी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हो। हम गड़बड़ क्या करते हैं? हम गड़बड़ ये करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति, कोई बॉस, कोई सबॉर्डिनेट, जब कोई क्रिया करता है हमारे खिलाफ तो हम उसे प्रतिक्रिया ही नहीं देते, उसे एहसास ही नहीं करते कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और उसकी चोट बढ़ती जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि हथौड़ा पहले जब चोट करता है तो अगला जब देखता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई या हल्की प्रतिक्रिया हुई है तो अपना चोट का वार और दुगना बढ़ा देता है। ऐसे ही समाज में जितने लोग हैं, जितने देश, संप्रदाय, जो भी लोग हैं, वो आप पे एक छोटा सा वार करके देखते हैं। अगर आपने उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं की तो उनका नेक्स्ट वार और जबरदस्त होगा और उससे और अगला और जबरदस्त होगा। इसलिए प्रतिक्रिया तो देनी है, लेकिन ऐसी देनी है कि वो परिणाम में ना बदले। एहसास तो कराना है कि मुझे जो तू कर रहा है वो सब एहसास करता हूं, और उस एहसास से उसे ये एहसास हो जाता है कि अगर तैने कुछ गलत किया तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी, और आपके पास समय मिल जाता है। जो पहली घटना घटी और जो दूसरी घटना घटी, उसके बीच जो समय है उसमें आपको तैयार होने का मौका मिल जाता है, और जैसे ही आप तैयार होते हो और वो प्रतिक्रिया करता है तो आपको आपके वार उससे सहना पड़े। इसलिए गड़बड़ हम कहाँ करते हैं? गड़बड़ सामाजिक व्यवहार में हम ये करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ गड़बड़ करना चाहते हैं, गड़बड़ करते हैं, उन्हें हम ये एहसास नहीं दिलाते कि हमें ये एहसास है कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है, और जब वो फिर दूसरा बार करता है तो फिर आप उतने ही बार उसकी प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त हो सकती है, और संबंध खराब हो जाता है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं, खासकर मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सड़क पे कोई लड़की रोज आती है, कुछ बच्चे होते हैं नालायक, लायक तो उन्हें नहीं कहूंगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। पहले दिन कोई लड़की का हाथ नहीं पकड़ता, पहले दिन कमेंट खसता है, कुछ कहता है, कुछ शब्द बोलता है। अगर वो लड़की अपनी आंखों से उसे ये एहसास करा दे कि जो तू कुछ बोल रहा है ना वो मुझे पसंद नहीं है, और अगर तैने कल बोला तो मैं इसका जवाब दूंगी तुझे, बिना बोले अगर वो अपनी आंखों से ही वो एहसास करा दे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगले दिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन वो शांत भाव से अगर चली गई ना तो अगले दिन वो कुछ ना कुछ उससे नेक्स्ट स्टेप करेगा, और उस दिन भी शांत भाव से चली गई तो 2-4 दिन के बाद उसका हाथ पकड़ लेगा, और फिर जब हाथ पकड़ते ही वो उसे चांटा लगाएगी और पिटाई करेगी तो फिर तो निश्चित रूप से हंगामा होगा ही होगा। अगर पहले ही दिन वो आंख दिखा देती तो उसकी ताकत नहीं बनती। हम जो सामाजिक हमारा व्यवहार है, बिल्कुल सटीक उदाहरण मैंने आपको दिया है, हम ऐसा ही करते हैं और लोग उसे हमारी कायरता समझ लेते हैं। नहीं जी सर, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। निश्चित रूप से उसे एहसास कराना है कि जो तुम कर रहे हो, जो कह रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है, बिना शब्दों के भी कर सकते हो। मेरा ऐसा सोचना है, पता नहीं सूर्य प्रकाश जी आप संतुष्ट हो पाए? नहीं सर, आपने जो हेलो हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, आप जा रही है सर आवाज? हाँ बिल्कुल, अब हाँ, आपने जो बताया सर बिल्कुल सटीक उदाहरण भी दिया और बहुत सटीक शब्दों में समझाया भी, इसके लिए सर आपका धन्यवाद। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका सेशन बहुत अच्छा है और
फर्स्ट सेशन ही आप ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेशन है सर, इसको प्लीज कंटिन्यू रखिए, इस सेशन को बंद नहीं कीजिएगा। अब जो लोग भले ही ये बोल रहे हो कि हाँ ये महात्मा बन रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जरूरी है सर, मोरल एजुकेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर, और जब तक हम लोग इन चीजों को गहराई से नहीं समझेंगे, हम शिक्षक तो हम अपने बच्चों में इन चीजों को कैसे डाल पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये उदाहरणों को, इन उदाहरणों को समझना और इन तथ्यों को समझना। इसलिए प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू रखें सर। थैंक यू। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपना सेशन कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन आप जैसे लोगों से, सभी लोगों से जो बाद में जुड़े हैं, उनसे मेरा एक बहुत खास निवेदन है, क्योंकि जो हमारे सेशंस हैं उनमें एक क्रम है चीज़ों का, और करीब 20 सेशंस हमारे हो चुके हैं। तो फेसबुक पे सभी आप देख सकते हैं। जैसे ही फेसबुक पे आप जाके सर्च में ZIIEI डालेंगे, वैसे ही ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी के नाम से एक वो साइट आ जाएगी। उस पर आप जाएंगे तो उस पर प्रतिदिन जो 3, 4, 5 सेशन हमारे होते हैं, उसमें प्रतिदिन मेरा एक सेशन है। मेरा ये नम्र निवेदन है तमाम शिक्षकों से, खासकर जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, कि वो सारे सेशंस अगर देखेंगे तो उन्हें अगले जो सेशंस हैं उन्हें समझने में बहुत सारी सुविधा हो जाएगी, और एक मनोभाव पैदा हो जाएगा। शिक्षा और शिक्षक के, एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है, वो मनोभाव पैदा हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि ये जो सेशंस हम बोल रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पिछले 5 वर्षों की मेहनत है हमारी। हमने जो कंटेंट तैयार किया है, जो मानवीय मूल्यों पे कंटेंट तैयार किया है, जो करीब 100 घंटों का कंटेंट है, उसे हम धीरे धीरे करके आधे घंटे का करके उसे थोड़ा सा ब्रीफ करके जो है देना चाहते हैं। तो मेरा ये नम्र निवेदन है तमाम लोगों से कि जो पिछले सेशन से अगर वो उन्हें एक बार देख लेंगे तो अगले सेशन समझने में निश्चित रूप से उन्हें सुविधा होगी और अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीजें लिंक हैं आपस में। तो जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं तो वो पिछला कुछ आधार अगर है तो थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जो पिछले सेशन से उन्हें जरूर देखें। आपका थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। एक मंडल जी हैं जो आप जैसे कमेंट कर रहे हैं, हाँ बोलिए। आप उनको एक बार धन्यवाद कर दीजिए, बहुत रोज करते हैं, काफी अच्छे कमेंट लिखते हैं। मुझे सामने से जो है एक सूचना मिली है कि मंडल जी हैं जो प्रतिदिन बहुत बेहतर कमेंट्स करते हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं मंडल जी, आपकी शक्ल तो मेरे सामने नहीं आ रही है, लेकिन मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप हमारे सेशन में रोज जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सच बात तो यह है कि हमारा उद्देश्य ये है, श्री अरविंदो सोसाइटी का उद्देश्य ये है कि हमारे पास अगर कुछ भी है, हाँ मंडल जी आपकी शक्ल मेरे सामने आ गई है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप शिक्षक या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या अभिभावक हैं, आप तक हम वो भाव पहुंचा सकें जो श्री अरविंद इस देश के में अगली पीढ़ी में पैदा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकें जो मानवता से भरपूर हो, मानवीय गुणों से भरपूर हो। उसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते हुए प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू रखूं। और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और ध्यान से हमें सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं सामने से इशारा आ रहा है कि मेरा समय समाप्त हो गया है। अगला सेशन शुरू होने वाला है 11 बजे से, उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। मैं एक बार फिर तमाम उन शिक्षकों का, उन शिक्षाविदों का, उन भाई बहनों का जो हमारे साथ हजारों की संख्या में प्रतिदिन जुड़ते हैं, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार।